रिटायर्ड सैनिक यूनियन नौशहरा जिंदाबाद। रिटायर्ड सैनिक यूनियन नौशहरा जिंदाबाद। आपको बताऊं, पहले भी हमने जो लास्ट मंथ में भी एक अपना डिमांड मेमोरेंडम जो था वो एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू प्रधानमंत्री जी के लिए हम सब ने ऑल इंडिया से ये भेजा था। अभी हमारी नेक्स्ट पूरे ऑल इंडिया में ये आज 30 अप्रैल को जो है ये कॉल थी कि हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं एमपी के थ्रू ये हर स्टेट से हर तहसील लेवल से ये मैसेज प्रधानमंत्री के लिए जाएगा। तो आज हम सब यहाँ पर रिटायर्ड सैनिक जो हैं इकट्ठे हुए और हमने भी ये डिमांड मेमोरेंडम जो था ये हमारा हमने ये इसको तैयार किया है। तो एमपी साहब ये हर जगह तो वो नहीं अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम ये आपके थ्रू और उनको ये मेल व्हाट्सएप भी करेंगे कि ये जो हमारा OROP का जो हमारी कमियां थी जिसमें जो एक्सेप्ट नहीं हुए पॉइंट कुछ बाकी हैं, उनको हमारी रिक्वेस्ट है प्रधानमंत्री जी से और एमपी जी से, जो भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनसे हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मैसेज को प्रधानमंत्री तक पहुंचाया जाए और हमारी जो OROP की जो भी पेंडिंग डिमांड्स हैं उनको जल्द से जल्द जो है पूर्ण किया जाए। विजय साहब जी ने बताया है कि आज हम साबका कमेटी के सारे जो परिवार जहाँ इकट्ठा हुआ है, जो मेमोरेंडम एमपी साहब को देना था, हम तहसील नौशहरा के सब साबका कमेटी के मेंबर्स इकट्ठे हुए हैं और एमपी साहब को जो अपनी ORP रिलेटेड इशू जो विसंगतियाँ हैं उनके इश्यूज हम उनको उनके नॉलेज में भेज रहे हैं, मेमोरेंडम अपना दे रहे हैं कि ये हमारा सबका हल किया जाए और ताकि जो एक्समैन है वो सफ़र ना करें और उनकी जो विसंगतियाँ उनको जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री जी साहब से मिलके और उनके द्वारा ये सब जल्दी से जल्दी दूर की जाए। तो हम इतना ही चाहते हैं कि ये सब एक्समैनों के भलाई के लिए जो है और उनका मोरल अप करने, ये सारी चीज़ें जो फाइनेंशियल लॉस हो रहा है उनको, उसके लिए जो है पूरी हल किया जाए। पिछले 62 दिन से तकरीबन जो है नई दिल्ली के अंदर जो है हमारा संघर्ष वहाँ पर चल रहा है। वहाँ पर हमारे जो वीर सैनिक बैठे हुए हैं, मगर हम भी जहाँ से नौशहरा सब डिस्ट्रिक्ट से अपने एमपी साहब को यही प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी जो आवाज़ है वो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो है वो पहुँचाएँ, ताकि जो हम 1 रैंक 1 पेंशन के अंदर जो हमारी त्रुटियाँ थी उनको सही तरीके से जो है वो उनका निवारण किया जाए। जिस तरीके से ये प्रधानमंत्री को ये लेटर भेजा जा रहा है, हमारे साबका सैनिक दिल्ली यंत्र मंत्र पे बैठे हुए हैं, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि 62 दिनों के पिछले, क्या आने वाले समय में कुछ हल होने वाला है? हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं और अपना संघर्ष जो है वो जारी रख सकते हैं और अपने जो लीडर हैं, जो अपने नेता हैं, उनके द्वारा ही हम अपने अनुशासन में रहते हुए जो अपनी आवाज़ है उसको बुलंद करते रहेंगे और उनके आगे जो है वो देते रहेंगे। अगर एमपी साहब हमारी लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जाकर आवाज़ को दिखाएंगे, बताएंगे, तो तभी जाके ये मामले हल हो सकते हैं। हम तो सैनिक हैं, हमने पहले भी अपना जो जीवन है वो डिसिप्लिन के अंदर रहकर व्यतीत किया है और आगे का भी जो जीवन है वो भी डिसिप्लिन के अदारे में ही करना चाहते हैं। सर, जिस तरीके से जंतर मंतर में भारतीय सेना के साबका सैनिक बैठे हुए हैं पिछले 62 दिनों से, क्या मुद्दा लेकर बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, ये कब तक बैठे रहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस पर? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारी आवाज़ नेशनल लेवल तक उन बैठे हुए वीर सैनिकों के लिए जो पहुंचाने का प्रयास किया है। प्लस दूसरा जो हमारे माननीय एमपी साहब हैं और जो बाकी हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको हमने पहले भी मेमोरेंडम्स दिए हैं और ये वाला जो है ये एमपी साहब के थ्रू माननीय प्रेसिडेंट साहब प्लस जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, इनके वहाँ तक उनके नॉलेज में ये चीज़ जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं ये आज की नहीं है, ये तकरीबन 2014 में भी, 16 में भी, 6 में भी जितने भी कमीशंस हुए हैं आज तक, उन सभी कमीशंस में डिस्क्रिमिनेशन तो रही है, लेकिन ये जो 7th पे कमीशन की जो है इसने ज़्यादा सारी जितनी भी हमारी जो जेसीओस प्लस हमारे जवानों की जो प्रॉब्लम्स थी या जेसीओस और
जवानों की जितने भी उनके लिए राइट्स बनते थे, वो सारे यहाँ पे आके किस तरह से इग्नोर हुए। और ये उसके लिए शायद हम लोग खुद ही जिम्मेवार हैं। उसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले तो जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं, सरकार बनाती है, वो बनाती है तो उसमें सारे अफसर्स ही लगभग उसमें मेंबर्स वगैरह भी होते हैं और प्रिजाइड भी वही करते हैं, फ्रेम करते हैं। तो सारी पॉलिसीज जो हैं इस तरह से उनमें हमारा कोई नीचे का कोई भी मेंबर उसमें लिया नहीं जाता। जिस तरीके से सर ये भी बोला जा रहा है कि ऑफिसर्स को इसमें सबसे ज्यादा फायदा मिला है, लेकिन जेसीओ और जवान को इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, ये कहां तक सही? ये सर अगर हम एक इसका बेस देखें तो जो बेसिक एजुकेशन है, बेसिक एजुकेशन एक अफसर की भी +2 है, और दूसरा एक जो टेक्निकल आदमी है, जो टेक्निकल क्राफ्ट्समैन जो आर्मी में इनरोल होता है, दोनों की बेसिक एजुकेशन +2 ही है। और ये तो बदकिस्मती है उस टेक्नीशियन की जो 80% मार्क्स लेके भी एक टेक्नीशियन बनता है, और एक अफसर जो 60% पे भी ही इज गेटिंग द सिलेक्शन थ्रू SSB। अब इसमें देखिए, गवर्नमेंट एक अफसर के ऊपर करोड़ों रुपया खर्च करके, गवर्नमेंट का ही सारा पैसा खर्च होता है एक अफसर को बनाने के लिए, और उसमें करोड़ों रुपए गवर्नमेंट खर्च करती है और फिर जाके एक अफसर तैयार करती है। और वहां पे एक क्राफ्ट्समैन है जिसके ऊपर भी खर्चा होता है ट्रेनिंग में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब इतनी बड़ी डिस्क्रिमिनेशन बीच में, जो फाइनेंशियल डिस्क्रिमिनेशन है, ये इतनी बड़ी क्यों? अब जब दोनों के सिस्टम एक जैसे हैं, दोनों की क्वालिफिकेशन एक जैसी है, एक को मोटिवेशन दी या इंप्रूवमेंट दिया गवर्नमेंट ने खुद, दूसरे को गवर्नमेंट ने भी सब कुछ दिया, और पोटेंशियल के हिसाब से भी आज जितना भी ग्राउंड में काम है, सारा काम जेसीओस अफसर्स के टेबल के ऊपर करके रखते हैं, ये सीधी बात है। और ये जेसीओस भी जानते हैं और अफसर्स भी जानते हैं कि हाउ, और उसमें कड़ी कौन सी है जो कड़ी इन सबको जोड़ती है। सब कड़ी का जो बैकबोन है वो एक जेसीओ है, और जेसीओ इसमें बहुत ज्यादा इग्नोर्ड हुए हैं। और इन्होंने तो यहां तक भी किया कि जेसीओ रैंक को ही डिलीट करने का कोशिश कर दिया, और वहां पे उन्होंने पीबीओआर का सिंबल लगा दिया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अफसर्स का जो सिस्टम है उनका, वो देखते हैं कि हम जिस तरह से इंडिपेंडेंट थे उसी तरह से अंग्रेजों के टाइम में उसी तरह का शासन अभी भी चले, लेकिन ऐसा नहीं चलना चाहिए। क्यों? इसलिए कि आज तो बीएससी बच्चे हैं, एमएससी बच्चे हैं, उनको जॉब ना मिलने की वजह से दिया जानेंगे तो आर्मी, तो उसमें वो लोग ज्यादा इनसे भी अच्छे पोटेंशियल वाले हैं, कैलिबर रखते हैं और अच्छे भी हैं, नीचे वाले रैंक्स भी बहुत अच्छे हैं। और ये सब चीजों को भी ध्यान रख के उनके जो फाइनेंशियल राइट्स बनते हैं उनमें इतनी इग्नोरेंसी क्यों? तो मैं तो जरूर प्रधानमंत्री साहब से ये पर्सनल रिक्वेस्ट भी करूंगा कि वो इन सारी चीज को पक्का देखें, और इसको सदन में, लोअर हाउस में, अपर हाउस दोनों में इनके ऊपर डिस्कस करवाएं। और ये जितनी भी डिस्क्रिपेंसीज हैं, खासकर आप देखिए कि एक एक्स ग्रुप का जो क्राफ्ट्समैन है, अब अफसर अगर एक है, वो अगर लेफ्टिनेंट कर्नल बना तो उनकी 95,000 सभी की है, चाहे कैसा भी है। लेकिन अगर एक एक्स ग्रुप का कोई क्राफ्ट्समैन या एक्स ग्रुप का कोई बंदा बना, उसकी 2016 तक 3600 रुपये है, और उसके बाद 6200 रुपये है। वाई इट इज सो? इस तरह से बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं। डिसेबिलिटी है, हमारी जो एमएसपी है, ये सारी चीजें जितनी भी हैं ये ग्राउंड में। तो यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे, आपने एमएसपी की बात की है, एमएसपी क्या चीज क्या कि सावका सैनिक कुछ जानना चाहते हैं कि एमएसपी क्या है, इस पर क्यों इतना हल्ला पड़ रहा है, लोग एमएसपी को लेकर इतने परेशान क्यों हैं? सर देखिए, ये है एक मिलिट्री सर्विस, तो मिलिट्री सर्विस पे है, एक अलाउंस है बेसिकली। तो ये जो भी आर्मी में है, ये डेंजरस जोन में आते हैं, तो उसमें सभी, अगर अफसर एक कहीं किसी बॉर्डर पे पोस्टेड है
तो उनके साथ में तो पूरी यूनिट पोस्टेड है। तो इफ अफसर इज गेटिंग मोर देन 15,000, तो क्या एक जवान जो बाहर खड़ा होकर ड्यूटी दे रहा है उसका हक नहीं बनता 15,500 लेने का? यही कहना चाहते हो आपके जी, इक्वल होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए? बिल्कुल बराबर होना चाहिए। मैं तो बोलता हूं कि जैसे फॉरेन कंट्रीज में है ये तो 50,000 होनी चाहिए। क्यों? रिस्क अलाउंस है, जिसका कोई घर का परिवार का मेंबर चला जाता है उसकी तो फैमिली पूरी खत्म हो जाती है, क्योंकि कमाने वाला ही वही होता है। तो इसलिए ये जो है ये रिस्क अलाउंसेस जो हैं ये और भी बढ़ाने चाहिए और बराबर सबको देने चाहिए।